नमस्कार, स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लीज फाइनेंसिंग क्या होता है, लीज फाइनेंसिंग के टाइप्स क्या होता है, ये आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। वंस अगेन अ वेरी वेरी वेलकम टू टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म। दिस इज प्रियंका, योर एजुकेटर। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लीज क्या होता है। लीज का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई आपको एक शॉप ही है ना, आपको एक शॉप चाहिए या आपको एक शॉप ओपन करना है, या सपोज दैट कि आपको एक प्लांट लगाना है, प्लांट आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपको लगाना है। तो उस केस में आप क्या करोगे कि आप या तो आपको जमीन खरीदना पड़ेगा, लैंड खरीदना पड़ेगा, तब तो प्लांट वहां पे स्टैब्लिश करोगे ना। तो इट विल टेक लाइक लैक्स और करोड़ रुपीज कि 10 लाख 50 लाख 1 करोड़, जैसा आपका लैंड रहेगा उसका वैल्यू, उसके हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा। तो अब इतना बड़ा कैपिटल हम कहां से लेकर आएंगे? तो उसके लिए एक और ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई लैंड लीज पर ले लेते हैं। ये लीज वर्ड है, थोड़ा सा अपने को समझ में नहीं आता, इसको अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख दूं, रेंट वर्ड, तो ये काफी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग जिस घर में रहते हैं, या तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने लिए हम लोग या तो एक घर खरीद लेते हैं, फ्लैट, घर, डुप्लेक्स, बंगला खरीद लेते हैं, या तो फिर भाड़े के घर में रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रेंट देकर हम लोग रहते हैं, है ना। लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि रेंट देकर हम लोग रह रहे हैं, 5,000 10,000 जो भी हम लोग रेंट दे रहे हैं। और वो घर मेरा तो नहीं हुआ, उस घर में मैं रह रही हूँ, लेकिन वो घर एक्चुअली में मेरा नहीं है, क्योंकि उसमें मैंने उसको खरीदा नहीं, मैं उसको बस रेंट दे रही हूँ। तो जब तक आप रेंट देते हो तब तक उस घर में आप रह रहे हो, आपका सब रूल रेगुलेशन शासन जो वो आपका चल रहा है। वही आपका सेम लीज के केस में भी होता है कि यहाँ भी क्या होता है कि दो पर्सन होता है, एक आपका लेसर होता है, एक आपका लेसी होता है। अब लेसर के पास क्या होता है? लेसर के पास होता है एसेट्स, जो जमीन होता है ना, वो आपका जो होता है वो लेसर के पास होता है। तो वो क्या किया, उसके पास ये ट्रक है, उसने क्या किया कि लेसी को दे दिया। अब लेसी को बोला कि भाई मुझे ट्रक की जरूरत है, मुझे अपने बिजनेस में ट्रांसपोर्टेशन करना है सामान का, मेरे को ट्रक चाहिए। तो अब ट्रक खरीदने जाएंगे तो लग जाएगा मेरे को 20 लाख 30 लाख 40 लाख रुपया। तो एक काम करते हैं, हम ट्रक को क्या करते हैं, रेंट पे ले लेते हैं, लीज पर ले लेते हैं। तो यहाँ पे लेसर बोलता है ठीक है, मेरे पास ट्रक है, एक काम करो ये तुम ले लो अपना लीज पर। तो ये ट्रक जो हो गया, उसने क्या किया कि इसको दे दिया, किसको दे दिया? लेसी को दे दिया। तो जो दे रहा है उसको हम लोग लेसर बोलते हैं, और जो ले रहा है उसको हम लोग लेसी बोलते हैं। मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देती हूँ कि जो दे रहा है वो आपका लेसर है, और जो आपका ले रहा है वो आपका लेसी है। अब ये दोनों के बीच में जो भी चीजें होती है ना, वर्बली नहीं होती, उनके बीच में एक अग्रीमेंट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि हाँ भैया तुम मेरे को दे रहे हो, कितने दिन के लिए दे रहे हो। अब थोड़ी उसमें टाइम पीरियड आपको मेंशन करना पड़ता है कि 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, साल भर, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, कितने दिन के लिए आप लीज पर ले रहे हो। वो लीज अग्रीमेंट में आपका कब आप दे रहे हो, कितने साल के लिए दे रहे हो, कितना रेंटल वैल्यू आएगा, ये सब कुछ वहां पर क्या होता है कि वहां पर आपको लीज अग्रीमेंट में लिखना पड़ता है। ठीक है। और जो भी रेंट लीज अमाउंट, लीज अग्रीमेंट में जो भी अमाउंट लिखा गया है कि वो पर मंथ या ईयरली बेस पर देगा, तो वो आपको लेसी को देना पड़ता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं लीज। अब यहाँ पर क्या है कि आपके अलग अलग टाइप्स के लीज होते हैं। अगर मैं फिर से आपको बता दूं कि बुक के लैंग्वेज में कि तो लीज क्या होता है, यह एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? यह एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे जो भी रियल एस्टेट्स होते हैं या जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, वो एक स्पेसिफाइड टर्म के लिए स्पेसिफाइड रेंट जो होता है वहां पर आपको दिया जाता है, कुछ समय के लिए आपको यूज करने के लिए। तो लीज फाइनेंसिंग का मीनिंग क्या हुआ कि लीज फाइनेंसिंग जो है आपका ये कॉन्ट्रेक्चुअल अग्रीमेंट है, जो कि अग्रीमेंट होता है दो लोग के बीच। एक आपका जो ओनर का एसेट्स होता है जो कि आपको अपना एसेट्स देगा, और दूसरा जो होता है आपका जो एसेट्स ये लेगा। तो वो दोनों के बीच में क्या होता है, अग्रीमेंट होता है। वहां पर जो पेमेंट होता है वो आपका पीरियोडिक पेमेंट होता है कि आप पर मंथ दे रहे हो, क्वार्टरली दे रहे हो, हाफ ईयरली दे रहे हो, वो पेमेंट वहां पर आपका दिया रहता है। तो लीज फाइनेंसिंग में क्या, हम हिंदी में एक बार रीड कर लेते हैं कि इसमें जो संपत्ति के मालिक होते हैं उनके बीच में एक संविदात्मक समझौता होता है, और दूसरे पक्ष को एक आवधिक भुगतान करने के बदले में संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार दिया है। संपत्ति उसको नहीं देता है, उसने उसको अपना ट्रक नहीं दिया, ट्रक को यूज करने के लिए परमिशन दिया कि भैया ट्रक मेरा है लेकिन तुम यूज कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर आपका दो पार्टी कौन कौन सा हो गया, एक आपका लेसर हो गया, एक लेसी हो गया। लेसर और लेसी कौन होता है इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा। इसमें जो आपका सामान दे रहा है, जो एसेट्स दे रहा है वो लेसर है, और जो पैसा कर रहा है, जो पेमेंट दे रहा है वो आपका लेसी है। तो सिंपल सी बात को याद रखिएगा कि जो एसेट्स देता है उसको लेसर बोलते हैं, और जो यहाँ पर पेमेंट करता है यानी जो उसका रेंट देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेसी बोलते हैं ना। हिंदी वर्ड थोड़ा सा टफ है, इंग्लिश वर्ड याद रखिएगा, अच्छे से याद रहेगा, लेसर और लेसी। आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ इसके नुकसान भी है। आउटफ्लो जो होता है वो बैलेंस बना रहता है, क्वालिटी एसेट्स यहाँ पर हमारा होता है,
कैपिटल का हम लोग बेटर यूज कर सकते हैं, यहाँ पर टैक्स बेनिफिट भी होता है। अब कुछ एडवांटेज लेसर को भी होता है, कुछ एडवांटेज लेसी को भी होता है। तो टैक्स बेनिफिट किसको होता है? टैक्स बेनिफिट जो होता है आपका लेसर को होता है कि अब वो जो ओनरशिप जो रहता है वो आपका ओनरशिप तो ट्रांसफर नहीं करता है, वो पोजीशन को ट्रांसफर करता है। तो मेन जो सामान है, एसेट जो आपका ट्रक है, वो तो लेसर के नाम पे ही है, वो तो ओनर के नाम पे ही है। तो डेप्रिसिएशन का बेनिफिट उसको मिल जाता है, टैक्स बेनिफिट उसको मिल जाता है। उसके बाद वो ऑफ बैलेंस शीट डेप्ट वहां पे मिलता है, बेटर प्लानिंग वो कर सकता है। एक्सपेंडिचर जो होता है कम खर्चा होता है। अब आप कोई लैंड खरीदने जाओगे तो वो लैंड का आपको 10 लाख रुपया लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे रेंट में आपको 10,000 का रेंट दे के आराम से वो सामान आपको मिल जा रहा है। तो आपको बहुत बड़ा अमाउंट का एक्सपेंडिचर का बहुत बड़े लेवल पर आपको जरूरत नहीं पड़ता है लीजिंग के अकॉर्डिंग। और नो रिस्क ऑफ अबॉर्डेंसेंस और आपका टर्मिनेशन ऑफ राइट, और जब चाहे तब जो है लेसर वो चाहे तो अपना सामान वो वापस ले सकता है और उसका राइट जो है वो टर्मिनेट कर सकता है। इसके डिसएडवांटेज भी है कि लीज का एक एडिशनल एक्सपेंसेस आपके ऊपर पड़ जाता है। लिमिटेड बेनिफिट यहाँ पर आपको मिलता है, डेप्ट होता है, ठीक है, एक तरह का कर्जा भी हो गया। रिड्यूस रिटर्न जो है वो आपका रिड्यूस हो सकता है। लिमिटेड एक्सेस होता है अदर लोन का। नो ओनरशिप, यहाँ पर आपको सामान बस यूज करने के लिए मिलता है, यहाँ पर आपको पोजीशन दिया जाता है, आपको ओनरशिप नहीं दिया जाता। जब तक आप घर पर हो, जितने महीने के लिए आप रेंट दे रहे हो उतने महीने के लिए वो घर आपका है। जहां आपने 2 महीना रेंट देना बंद किया ना, तो घर का मालिक आपको धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो ये क्योंकि आप घर के मालिक नहीं हो, आपको घर का पोजीशन दिया जा रहा है, आपको ओनरशिप नहीं दिया जा रहा है, बोथ आर डिफरेंट। और आपका मेंटेनेंस ऑफ एसेट जो है ये भी आपका कि मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स पे भी आपका एक खर्चा होता है। तो ये आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। अब टाइप्स ऑफ लीज बहुत तरीके के होते हैं। ऑपरेटिंग लीज हो गया, फाइनेंशियल लीज हो गया, फाइनेंशियल लीज को ही हम लोग कैपिटल लीज भी बोलते हैं। सेल एंड लीज बैक हो गया, डोमेस्टिक लीज हो गया, इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर लीज हो गया, डायरेक्ट लीज हो गया, और आपका लीवरेज लीज। ये सारे आपके टाइप्स ऑफ लीज है। इसको वन बाय वन हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा कैपिटल रिस्क। कैपिटल लीज जो होता है, कैपिटल लीज को ही हम लोग फाइनेंशियल लीज भी बोलते हैं। अब ये जो फाइनेंशियल लीज होता है ना, इसको ध्यान से समझिएगा कि ये आपका लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई भी एक आपका एसेट्स है, तो कोई भी एसेट्स का अपना एक लाइफ का वैल्यू होता है, आपका उसका अपना एक जो होता है वो क्या होता है, लाइफ होता है कि कितने साल तक वो चलेगा। कि जैसे कि अगर मैं ट्रक के बारे में बात करूं तो ट्रक थोड़ी कि 200 साल तक चलेगा। ट्रक का एक लाइफ है कि हाँ वो नॉर्मली आपका 15 साल 20 साल तक ठीक ठाक आपका कंडीशन में चल सकता है। कोई लैंड है, लैंड का वैल्यू उसका लाइफ साइकिल लंबा है कि 100 साल तक कोई लैंड आपका रह सकता है, ठीक है। तो हर एक जो भी आपके पास एसेट्स होता है उसका एक लाइफ का वैल्यू होता है। तो फाइनेंशियल लीज बोलता है ना कि जितना आपका एसेट्स का लाइफ का वैल्यू है, सपोज दैट कि कोई आपका एसेट्स है और उसका लाइफ का जो साइकिल है वो आपका 50 साल का है, 50 ईयर्स का है। तो यहाँ पर आपका फाइनेंशियल लीज बोलता है कि हम आपको लॉन्ग टर्म के लिए लीज देंगे। मतलब 50 साल का है तो वो 49 साल तक के लिए वो आपको लीज दे सकता है। और जब तक वो आपको लीज दे रहा है तब तक आपको उसके लिए लीज रेंट जो है वो आपको देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने अग्रीमेंट, अगर कोई वस्तु है उसका लाइफ साइकिल अगर 50 साल का है, तो जब आप लीज अग्रीमेंट करोगे तो 49 साल के लिए आप लीज अग्रीमेंट कर सकते हो। किस केस में? फाइनेंशियल लीज के केस में। क्यों? क्योंकि ये आपका लॉन्ग टर्म होता है और तब तक आपको जो एक रेंट होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो आपका होता है ना कि द पीरियड ऑफ लीज अग्रीमेंट जनरली कॉरेस्पॉन्डेंट टू द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। जो बातें मैंने अभी कही कि जो भी लीज अग्रीमेंट आपका रेडी होता है वो अकॉर्डिंग टू कि आपका जो लीज का जो लाइफ है, एसेट्स का जो लाइफ है वो आपके कितने साल का है, उसके बेसिस पर आपका जो होता है यहाँ पर अग्रीमेंट आपका रेडी होता है। और जो ये आपका लॉन्ग टर्म लीज होता है ना, उसको आप अपने बैलेंस शीट में भी, यानी कि कौन, यहाँ पे जो आपका लेसी है वो अपने बैलेंस शीट में भी उसको रिकॉर्ड कर सकता है। किस साइड में? एसेट साइड में। क्यों? क्योंकि ये आपका लॉन्ग टर्म होता है। और ये जो आपका लीज होता है ना, कैपिटल लीज या फिर फाइनेंशियल लीज जिसको क्या बोल रहे हैं, ये आपका इररिवोकेबल होता है। इसका मतलब कि एक बार करने के बाद आप इसको दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते हैं, आप इसको बीच में तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। ये आपका जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इसको बीच में आप जो है कैंसिल नहीं कर सकते। तो एक वर्ड यहाँ पर लिखा होगा नॉन कैंसेबल, है ना, नॉन कैंसिलेबल, यानी कि ये आपका कैंसिल नहीं हो सकता है क्योंकि ये आपका लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। और एक बात कि अगर आपने फाइनेंशियल लीज लिया है तो कोई भी अगर आपके पास एसेट्स है तो
तो उस एसेट्स के ऊपर मेंटेनेंस में भी खर्चा होता है, उसको रखने का खर्चा, उसको बनाने का खर्चा, रिपेयर करने का खर्चा, ये जो भी खर्चा होगा, ये जो खर्चा है ये कौन उठाएगा पता है? ये खर्चा आपका लेसी उठाएगा, ठीक है ना। ये खर्चा आपका लेसी उठाएगा जिसने सामान लिया है, किसमें? फाइनेंशियल रिस्क में। सारे पॉइंट्स क्लियर है? ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इसको बैलेंस शीट में एसेट्स साइड दिखा सकते हैं, इसको आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ये इरिवोकेबल होता है, नॉन कैंसिलेबल होता है, और जो भी इसके एसेट्स के जो भी मेंटेनेंस खर्चे होते हैं, जो भी आपके कॉस्ट होंगे, जो भी आपके एक्सपेंस होंगे, वो बियर कौन करेगा? तो वो सारा कुछ बियर आपका लेसी करेगा, नॉट लेसर। भले ये सामान लेसर का है, यानी भले ये एसेट जो है आपका ये ओनर का है, उसने ओनरशिप आपको नहीं दिया, लेकिन क्योंकि ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए दिया है, तो अब जो भी इसका खर्चा पानी होगा वो लेसी को उठाना पड़ेगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, इसी को हिंदी में भी देख लेते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं वित्तीय पट्टा, या दीर्घकालीन व्यवस्था के लिए होता है। ये गैर रद्द होता है, इसको आप रद्द नहीं कर सकते, इसके लिए आपको किराया देना अनिवार्य है। जो भी उपयोगी जीवन होता है उसके हिसाब से आपका लीज अग्रीमेंट यहाँ पर बनता है, और ये जो है आप बैलेंस शीट में इसको संपत्ति के रूप में दर्ज करा सकते हैं, और यह आपका अपरिवर्तनीय है। एक बार जो आपने कर दिया है वो आपका चलेगा, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। और ये जो है जो भी इसके जो भी वाहन के जो भी लागत होंगे, जो भी खर्चे होंगे, वो लीज को करना, लेसी को करना पड़ेगा। अब दूसरा आ जाइए आप ऑपरेटिंग लीज पर। किस पर आ जाइए? ऑपरेटिंग लीज पर। अब ये ऑपरेटिंग लीज कहाँ गया? अच्छा, इसका इंग्लिश चला गया, कोई बात नहीं, हिंदी में समझ लेते हैं हम लोग। अब ये ऑपरेटिंग लीज क्या होता है समझिएगा। ऑपरेटिंग लीज जो होता है ना, ये आपका होता है शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म मतलब कि कम पीरियड के लिए। जैसे कि अगर आपका कोई एसेट्स है, उसकी लाइफ की वैल्यू अगर 50 ईयर्स है, तो यहाँ पर आपको 20 या 25 साल का ही जो होगा वो आपको यहाँ पर लीज मिल पाएगा, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए। और यहाँ पे जो होता है ये आपका जो कि आपका जोखिम होता है, यानी कि जो भी यहाँ पर आपका रिस्क होता है या जो भी आपका एक्सपेंस होता है, ये कौन बियर करेगा? यहाँ पर ये आपका लेसर बियर करेगा, यानी क्योंकि ये आपका शॉर्ट टर्म के लिए है। जो भी एसेट्स का वैल्यू है तो आप मैक्सिमम वैल्यू उसका नहीं देंगे, उसका आप क्या देंगे कि 50 साल का अगर आपका एसेट्स का वैल्यू है, उसका लाइफ है, तो आप 20 या 25 साल के लिए उसको लीज पर दे सकते हैं। ये लीज अग्रीमेंट में मेंशन होता है। उसके लिए भी आपको एक रेंट देना है, लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो भी रिस्क होगा या जो भी एक्सपेंसेस होगा, जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट होगा, जो भी रिपेयरिंग कॉस्ट होगा, ये सारा कुछ जो बियर करना पड़ेगा, ये लेसर को बियर करना पड़ेगा। और लेसर कौन होता है? जो कि सामान का ओनर है ना। अगर ये मेरा माउस यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये माउस की ओनर जो हूं मैं हूं, तो आई एम द लेसर, और ये मैंने जो है माउस यूज करने के लिए आपको दिया है, तो यू आर द लेसी। तो अब जो खर्चा होगा ऑपरेटिंग लीज में, ये सारा कुछ मुझे बियर करना पड़ेगा। और देखो यहाँ पे लिखा है कि जो आपकी पट्टे की जो यानी लीज की जो अवधि होती है ना, वो आर्थिक जीवन से क्या होती है? कम होती है। और इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग बीच में अगर चाहे तो तोड़ सकते हैं, यानी ये आपका टर्मिनेट हो सकता है, ये आपका कैंसिल हो सकता है, ठीक है ना। जो ऑपरेटिंग लीज होता है ये आपका कैंसिल हो सकता है। तो थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस एक बार देख लेते हैं कि जो ओनरशिप के मामले में जो ऑपरेटिंग लीज होता है, वो लीज का जो ओनरशिप होता है वो लेसर के पास होता है। फाइनेंशियल लीज में आगे चलकर ये एक चांस आपका बनता है कि 50 साल कोई एसेट्स का लाइफ है, वो 49 साल के लिए आपको जो है 49 ईयर्स के लिए उसने आपको लीज पर दिया। तो देयर आर अ चांस कि वहां पर वो क्या कर सकता है कि 49 साल के बाद वो प्रॉपर्टी आपको सेल कर दे। तो यानी कि सेल करने का ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर ओनरशिप का ऑप्शन आगे चलकर इन फ्यूचर बन सकता है। इट्स नॉट फिक्स्ड, लेकिन हो सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर फाइनेंशियल लीज में क्या होता है कि एंड ऑफ द लीज पीरियड देयर विल बी द लेसी, यानी जो आपका ओनरशिप है वो लेसी को ट्रांसफर हो सकता है। अगर मैं रिस्क के बारे में बात करूं तो ऑपरेटिंग रिस्क क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो जो भी आपका रिस्क होगा, एक्सपेंसेस होगा, कॉस्ट होगा, वो लेसर को बियर करना पड़ेगा। फाइनेंशियल रिस्क क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इसीलिए वो लेसी को बियर करना पड़ेगा जिसने सामान भाड़े पे लिया है, रेंट पे लिया है, लीज पे लिया है। अब परचेस ऑप्शन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ऑपरेटिंग लीज में कभी भी जो लेसी होगा वो गुड्स को परचेस नहीं कर सकता, उसके पास बस आपका पोजीशन रहेगा, खरीद नहीं सकता। लेकिन फाइनेंशियल रिस्क में अगर वो चाहे तो उसको परचेस भी कर सकता है। अगर खर्चे के बारे में बात करें, एक्सपेंसेस के बारे में,
तो ऑपरेटिंग लीज में जो भी खर्चा होता है वो लेसर का होता है, और फाइनेंशियल लीज में जो भी खर्चा होता है वो लेसी का होता है। अगर कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट के बारे में बात करें तो कोई भी इस पर रनिंग कॉस्ट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर आपका फाइनेंशियल लीज में रनिंग कॉस्ट भी आपका होता है। अगर टैक्स बेनिफिट के बारे में बात करें तो यहाँ पर कोई भी डेप्रिसिएशन क्लेम हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग लीज में डेप्रिसिएशन क्लेम हमारा नहीं होता है, लेकिन फाइनेंशियल लीज में आपका इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन जो होता है दोनों का दोनों यहाँ पर क्लेम होता है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब एक और आपका टर्म आता है सेल एंड लीज बैक। अब ये सेल और लीज बैक क्या होता है, नाम से ही क्लियर आपको समझ में आ रहा, ऑपरेशनल और फाइनेंशियल क्लियर हो गया ना, ये दो मेन होते हैं, इसी में कंफ्यूजन होता है बच्चे को, इसलिए मैंने इसको पूरे डेप्थ में बता दिया आपको। अब कंफ्यूजन मेरे ख्याल से आपको नहीं होना चाहिए, और नोट जरूर बनाइएगा आप लोग क्लासेस का। तो अब देखो सेल और लीज बैक क्या होता है कि ए के पास क्या है, कि मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, ट्रक है, और उसने क्या दिया, बी को दिया। ए कौन है इसका, ए आपका ओनर है जिसको कि हम लोग बोलते हैं लेसर, और बी कौन है आपका लेसी। तो सेल्स और लीज बैक में क्या हुआ कि ओनर ने सबसे पहले ट्रक को बेच दिया, ओनर ने ट्रक को बेच दिया, बोले तो सेल कर दिया, किसको, लेसी को। और सेल करने के बाद बोलता है अरे लेसी सुनो ना, एक काम करो जरा, मेरे को ये जो ट्रक है ना ये फिर से आप मेरे को दे दो, और अब मेरे को ये आप लीज पर दे दो। यानी कि पहले ये ओनर था, उसने अपना सामान लेसी को बेच दिया, सेल करने के बाद वो फिर से इससे सामान ले लिया, और ओनर जो है आपका वो आपका लेसी में कन्वर्ट हो गया। मैम समझ में नहीं आया, आप बताइए। अगर मान लीजिए कि मेरे पास आज एक लैंड है और मुझे अर्जेंटली 10 लाख रुपए की जरूरत है, लैंड भी मेरे लिए जरूरी है, मुझे पैसा भी जरूरी है, तो मैं क्या करूंगी, उस लैंड को मैं जो है आपको बेच दूंगी, सेल कर दूंगी। तो मेरे पास 10 लाख रुपया आ गया, मेरा अभी का जो काम है वो मैंने 10 लाख रुपया देकर निपटा दिया। लेकिन आगे चलकर मेरे को उस जमीन का भी तो काम है, वो लैंड का भी तो मेरे को काम है। तो मैंने आपको क्या बोला, जिसको मैंने बेचा है मैं उसी के पास गई कि देखिए मुझे आप क्या कीजिए कि यही जो जमीन है ना, ये जो लैंड है ना, ये वापस से आप मेरे को लीज पर दे दीजिए, और जो भी इसका भाड़ा होगा, जो भी रेंट होगा, लीज का अमाउंट होगा, वो मैं आपको पे कर दूंगी। दैट इज कॉल्ड आपका सेल एंड लीज बैक। ये आपका फाइनेंशियल लीज का ही सब पार्ट होता है। इसमें हम लोग का जो अरेंजमेंट होता है कि पहले वो सेल करता है और फिर से वापस से वो उसको ले लेता है आपका लीज पर। ठीक है, ये यहाँ पर आपका मार्केट वैल्यू पर आपका जो भी सेल जो होता है वो आपका मार्केट वैल्यू पे सेल किया जाता है, और उसमें जब आपको अर्जेंट कैश की जरूरत होती है तब इस टेक्निक को जो है वो अपनाया जाता है। लास्ट हमारा है लीवरेज लीजिंग। लीवरेज लीज हमारा क्या होता है, ये भी आपका स्पेशल काइंड ऑफ लीज है। इसमें क्या होता है, ये सबसे पॉपुलर आजकल यही चल रहा है कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई एसेट्स है, अब मैंने क्या किया कि अब मैंने बैंक से जो है जाकर यहाँ पे लोन ले लिया। अब बैंक मुझे मान लीजिए कि ये एसेट्स 50 लाख का है, तो बैंक ने मेरे को 30 लाख का यहाँ पर लोन दे दिया। 20 लाख मैंने अपने पास से लगाया, लेकिन बैंक से मेरे को 30 लाख का लोन मिल गया। तो अब ये क्या किया कि मैंने बैंक से लोन लेकर उस जमीन को खरीद लिया। बात को समझना, मैंने बैंक से लोन लेकर उस जमीन को मैंने परचेस कर लिया। कितने में, 50 लाख का था, बैंक ने मेरे को 30 लाख का लोन दिया। अब बैंक तो मेरा मुंह देखकर मेरे को लोन देगा नहीं, है ना, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पर बैंक क्या करेगा, उस पर इंटरेस्ट भी लेगा। तो मैं क्या करूंगी कि ये जो मैंने लैंड को परचेस किया है ना, ये लैंड मैं जाकर लीज पर दे दूंगी किसी थर्ड पर्सन को। कितनी पार्टी हो गई यहाँ पर, 3 पार्टीज का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो गया। मैंने एसेट्स को परचेस किया, बैंक से मैंने लोन लिया, बैंक ने मेरे को लोन दिया, बैंक उस पर इंटरेस्ट लेगा। तो वो इंटरेस्ट में क्या करूंगी, अपने पॉकेट से ना देकर मैं वो लैंड जो है वो दे दूंगी थर्ड पर्सन को, और जिस पर्सन को मैं लैंड दूंगी उससे मैं क्या लूंगी, लीज अमाउंट लूंगी, वो मेरे को रेंट देगा। अब उसको मैं बोलूंगी सुनो, आप रेंट जो है ना मेरे को ना देकर यहाँ पर एक अकाउंट ओपन होता है, इसको बोलते हैं इस्क्रो अकाउंट। ठीक है, इस्क्रो अकाउंट यहाँ पर ओपन होगा और उसको बोला जाएगा कि आप उसी अकाउंट में अपना पैसा जो है डालिए। अब ये पैसा ऑटोमेटिक जो है बैंक के पास जो है चला जाएगा। दैट इज कॉल्ड लीवरेज लीजिंग। समझ में आया, इसको हम लोग लीवरेज लीजिंग के नाम से, या फिर इसको हम बिग टिकट्स के नाम से भी क्या है कि यहाँ पर हम लोग जानते हैं। ये आपका 3 टाइप इसमें होता है, इसमें 3 पार्टी होती है, लेसी, लेसर और आपका लेंडर। क्लियर है सभी को? हाँ जी क्लियर है। तो यहां तक हमारा लिस्ट आपको समझ में आ गया होगा, टाइप्स ऑफ लीज भी समझ में आ गया होगा, होप सो। अब यहाँ पे जिनको भी सब्सक्रिप्शन लेना है टेक्स्ट बुक का ले सकते हैं। सिलेक्शन मुबारक सेल यहाँ पर हमारा चल रहा है, जहां पर 20 से 22 अप्रैल
तक ये सेल हमारा चल रहा है। यहाँ पर 13.5 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है, 13.5 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है, ओनली आपको 9,299 में मिल रहा है। इसका मतलब कि 3 एग्जाम आपका ये कवर करेगा, जून वाला एग्जाम, दिसंबर वाला एग्जाम, और ऑलमोस्ट हाफ आपका नेक्स्ट 2024 का जून एग्जाम भी कवर कर लेगा। तो अगर आप लोग फ्रेशर हो, अभी से तैयारी शुरू कर रहे हो, जेआरएफ टारगेट है, तो ये आपके लिए अभी तक का सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बस मेरा कोड यूज करना मत भूलना, दैट इज PSINGH, ये मेरा कोड है, इसको यूज कीजिए, अप्लाई कीजिए और परचेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो में क्या पसंद आया है जरूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। और मुझे एक, मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन देकर जा रही हूँ। क्वेश्चन ये है कि मेरे को बताइए कि फाइनेंशियल लीज जो आता है वो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है, और ऑपरेटिंग लीज जो होता है वो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे, जिसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। फाइनेंशियल लीज, ऑपरेटिंग लीज का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है ये आपको बताना है। और ये डेली क्लास मेरा आपको यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर 8 बजे मिलेगा। कॉमर्स का अगर तैयारी आप कर रहे हैं प्लेटफॉर्म पर, तो आप डेली यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। डेली आपको 8 PM पर मेरा क्लास मिलेगा और 10 PM पर ऐप पर क्लास मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।